हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको मेरी पार्कर फोलेट के बारे में पिछली क्लास में बताया था। जो मैंने पार्ट फर्स्ट उसका कंप्लीट कर दिया था, उसका पार्ट सेकंड मैं आपको अब जो है पढ़ाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं एक बार ब्रीफ थोड़ा सा करना चाहूँगा। पुस्तकें उनकी हो चुकी थी। रचनात्मक संघर्ष के बारे में आपको बताया था, उसका समाधान बताया था, और समाधान में एकीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण था वो बताया था। स्थिति का नियम मैं आपको समझा चुका था। अब हम जो पढ़ेंगे शक्ति के बारे में, कि सत्ता, शक्ति, उत्तरदायित्व, इनके बारे में मेरी पार्कर फोलेट के क्या विचार थे। शक्ति को मेरी पार्कर फोलेट दो तरह से देखती हैं, एक किसी के ऊपर शक्ति, एक किसी के साथ शक्ति। किसी के ऊपर शक्ति को मेरी पार्कर फोलेट अमानवीय मानती हैं, स्वार्थपरक मानती हैं, अधीनस्थ को अपमानित करने वाला मानती हैं, अलोकतांत्रिक तांत्रिक मानती हैं। और इसको समाप्त करने का तरीका उन्होंने वही बताया, स्थिति का नियम, वृत्तीय व्यवहार यानी सर्कुलर बिहेवियर, और एकीकरण। इससे हम इस शक्ति को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर वो शक्ति को अधीनस्थों के ऊपर थोपा हुआ मानती हैं, सही नहीं मानती। दूसरा उन्होंने तरीका बताया किसी के साथ शक्ति, यानी इसको वो लोग संयुक्त शक्ति के रूप में मानती हैं, सहभागिता मानती हैं, सामंजस्य मानती हैं, और सहक्रिया से संबंधित मानती हैं। इनका मानना है कि शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया, ना तो इसका प्रत्यायोजन किया जा सकता है, ना इसको छीना जा सकता है। सत्ता व शक्ति में भेद बताती है मेरी पार्कर फोलेट, कि वो उनका मानना है कि सत्ता व्यक्ति में एक निहित शक्ति है, सत्ता एक क्षमता है, और अंतिम सत्ता को वो एक ब्रह्म मानती हैं। अंतिम सत्ता और सर्वोच्च नियंत्रण को वो उसकी आलोचना करती हैं। सत्ता को संस्थागत अधिकार मानती हैं, यानी कि सत्ता को हमने पहले भी पढ़ा है, सत्ता में कानूनी अथॉरिटी होती है, शक्ति में व्यक्तिगत पावर होती है, पर्सनल पावर होती है। तो अल्टीमेट पावर को वो एक ब्रह्म के रूप में मानती हैं। उनका वो कार्य के सत्ता की वकालत करती है, यानी कि सत्ता हमेशा कार्य के साथ होनी चाहिए। जिस कार्य को व्यक्ति कर रहा है उसी में शक्ति निहित है, ना कि किसी व्यक्ति में निहित है। जब व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करने पर सत्ता अपने आप उसको मिल जाती है, और उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है। प्रत्यायोजन को पहले भी उन्होंने नकारा था। उनका मानना है प्रत्यायोजन एक कल्पना है। उत्तरदायित्व को वो कार्य से जुड़ा हुआ मानती हैं। उनका मानना है कि कार्मिक व्यक्तिगत कार्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के वो प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, औपचारिकता को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, अनौपचारिकता को इम्पोर्टेंस देती हैं, और व्यक्ति के बजाय कार्य को ही केंद्र में मानती हैं। उनका मानना है कि फॉर वाट ही इज़ रेस्पॉन्सिबल, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी, फॉर वाट ही इज रेस्पॉन्सिबल, ये होना चाहिए टू whom ही इज ही रेस्पॉन्सिबल, मतलब किसके प्रति कोई कर्मचारी किस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है, इस अवधारणा का खंडन करती हैं। फॉर वाट इज ही रेस्पॉन्सिबल, किस कार्य के प्रति उत्तरदायी है, इसको मेरी पार्कर फोलेट करती हैं। अंतिम उत्तरदायित्व को भी उन्होंने ब्रह्म माना, यानी कि प्रत्यायोजन को उन्होंने ब्रह्म माना, अंतिम सत्ता को उन्होंने ब्रह्म माना, उत्तरदायित्व को इन्होंने ब्रह्म माना। इन्होंने व्यक्ति को न मान करके कार्य को ही केंद्र माना, और शक्ति का कार्य के साथ जुड़ा होना की अवधारणा इन्होंने दी। अब उनका अगला विचार है नेतृत्व के बारे में, उनकी राय क्या थी। तो इन्होंने नेतृत्व के तीन प्रकार बताए। एक प्रकार पद से उपजा हुआ नेतृत्व, दूसरा व्यक्ति से उपजा हुआ नेतृत्व, तीसरा कार्य से उपजा हुआ नेतृत्व। जैसा कि अपन पहले पढ़े हैं, उन्होंने कार्य को फोकस किया है। तो पद से उपजा हुआ व्यक्तित्व जो सत्ता से संबंधित है, औपचारिक होता है। मतलब किसी पद पे आप आसीन है, वहाँ पर आपको शक्ति मिली पद की वजह से, तो पद की वजह से नेतृत्व की क्षमता आती है, इसको पद से उपजा हुआ नेतृत्व कहते हैं। दूसरा व्यक्ति से उपजा, यानी व्यक्ति के अंदर निहित कोई शक्ति होती है जो उसको बाध्य करके अपने पावर का प्रयोग करके प्रभुत्व स्थापित करके अपनी सत्ता स्थापित करता है, ये व्यक्ति से उपजा हुआ नेतृत्व है। तीसरा कार्य से उपजा हुआ, यानी कि स्थिति से उत्पन्न और कार्य से उत्पन्न। कार्य से उत्पन्न का मतलब स्थिति से उत्पन्न, जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य के अकॉर्डिंग जिस सत्ता की, उस शक्ति की उसका आवश्यकता है, उसका प्रयोग उसे करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत और औपचारिक का कोई महत्व नहीं है। नॉलेज लीडरशिप, उन्होंने कहा कि भविष्य में नॉलेज लीडरशिप की अवधारणा ही आएगी। इन्होंने संगठन में बहु नेतृत्व और छोटे छोटे नेताओं को इन्होंने अच्छा माना। सामूहिक चिंतन को इन्होंने प्रायोरिटी दी। अब बात करते हैं नेतृत्व के कौन कौन से कार्य हैं। तो नेतृत्व कार्य इन्होंने बताए,
समन्वय करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, पूर्वानुमान करना। यानी 3 कार्य बताए: समन्वय करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और पूर्वानुमान करना। अगला, नियंत्रण के बारे में इनका क्या ख्याल था? तो इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तियों के बजाय तथ्यों पर नियंत्रण होना चाहिए। व्यक्तिकरण की तो कहीं कोई भूमिका संगठन में होनी ही नहीं चाहिए। नियंत्रण कभी भी अपने अधीनस्थ के ऊपर अधिरोपित नहीं होना चाहिए। यह सहसंबंध के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण पर बल की बात भी कही। अगला टॉपिक जो है समन्वय है। समन्वय के बारे में इन्होंने कहा कि नेतृत्व का जो मुख्य कार्य भी अपन ने पढ़ा था, नेतृत्व कार्य कौन सा है? समन्वय। तो नेतृत्व का मुख्य कार्य है समन्वय करना। ये प्रबंध का, समन्वय को मेरी पार्कर फोलेट में प्रबंध का केंद्रीय तत्व माना। इन्होंने कहा कि समन्वय कैसे किया जाए, तो समन्वय करने के 4 टेक्निक बताई। प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा समन्वय, प्रारंभिक चरण में ही समन्वय की स्थापना का सिद्धांत, सहसंबद्धता का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब ये होता है जैसे किसी संगठन में संघर्ष, विवाद की स्थिति पैदा हो जाए, तब कर्मचारी अधिकारियों को पद सोपान की परवाह किए बिना, ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल मौके पर जाके स्थिति को देखना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए, तथ्यों का सही सटीक विश्लेषण करना चाहिए। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। दूसरा बताया प्रारंभिक चरण में ही समन्वय की स्थापना। जब ये पता पड़ जाए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रॉब्लम, तब इन्होंने पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण के समय ही बाधाओं की पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में इस कहाँ समस्या आ सकती है, और उसका पहले से ही समाधान करके नीति निर्माण और नीति नियोजन के समय ही समाधान का तरीका खोज लेना चाहिए, ताकि जैसी समस्या आएगी उसका समाधान तत्काल कर दिया जाए। इससे विवाद और दोहराव नहीं होगा। तीसरा सिद्धांत दिया सहसंबद्धता का सिद्धांत। इसमें यह हुआ कि समस्त घटकों को देखना, मतलब प्रॉब्लम का विश्लेषण करना, बाहरी कारक क्या हैं, आंतरिक कारक क्या हैं, व्यक्तिगत कारक क्या हैं, आपस में कर्मचारियों का अंतर्व्यवहार किस प्रकार का है। तो इसको महत्व देते हुए भी समन्वय किया जा सकता है। चौथा सिद्धांत दिया निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि समन्वय सतत और निर्बाध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी प्रॉब्लम के आने पर ही समन्वय हो। समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया है। लगातार संगठन में अगर समन्वय प्रॉपर्ली होता रहेगा तो संघर्षों को टाला भी जा सकता है, संघर्ष उत्पन्न ही नहीं होंगे। इनके अन्य विचारों में, अब आलोचना से पहले अन्य विचारों में जैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में इनकी राय क्या थी, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को इन दोनों में इन्होंने भेद नहीं माना। और डेमोक्रेसी के बारे में इनका विचार था कि इन्होंने जो बैलेट बॉक्स डेमोक्रेसी है, जो वोट की जो डेमोक्रेसी है, इन्होंने इसको भीड़ सिद्धांत कहा। अब आलोचनाओं को अगर देखें तो इनके जो विचारों को आलोचकों ने कहा कि ये आदर्शवादी हैं, व्यवहार में इनको लागू नहीं किया जा सकता, ना तो ये प्रमाणिक हैं और न ये अनुभव किया, ये उनका मेरी पार्कर फोलेट का स्वयं का कोई प्रबंध का कोई अनुभव नहीं था, ना उन्होंने कोई शोध किया, ना उन्होंने कोई रिसर्च किया। उन्होंने सिर्फ एक कल्पना गढ़ी और आदर्शवादी विचारों की स्थापना कर दी, जो कि व्यवहार में बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेक फॉरलेट ने ये कहा कि किसी के ऊपर सत्ता, किसी के साथ में सत्ता, ये बिल्कुल ही एक अव्यवहारिक सिद्धांत है, इसको किसी भी संगठन में लागू नहीं किया जा सकता। डी ग्विशियानी एक विचारक हैं, उन्होंने आलोचना करी कि मैरी पार्कर फोलेट के जो विचार थे वो ना तो पूंजीवादियों को पसंद आए, ना वो वैज्ञानिक प्रबंध के दौर में उनको पसंद आए, और श्रमिकों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर के ये सिद्धांत किसी काम के नहीं है। स्थिति के नियम को ना तो प्रबंधक समझ सके कि सिचुएशन के बेस पर निर्णय कैसे लें, ना उसको श्रमिक समझ सके, और अधीनस्थों को जो स्वतंत्रता है, ये अधीनस्थों को स्वतंत्रता देना, इतनी अधिक स्वतंत्रता देना, ये किसी भी संगठन में व्यवहारिक नहीं है। कीथ डेविस और क्रिस आर्गरिस इन्होंने आलोचना करी कि समस्त कार्मिकों का सहयोग व सहमति बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब मेरी पार्कर फोलेट जो एक आदर्श कल्पना मान के चलती है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारी सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे, समन्वय करेंगे और स्वयं अपने स्तर पर निर्णय लेकर के स्वयं की पहल के आधार पे स्वयं तथ्यों का विश्लेषण करके वो समस्या का समाधान अपने स्तर पर कर लेंगे, तो ये कोई भी कर्मचारी अधिकारी में इतना सहयोग और सहमति की भावना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इन समस्त विचारों को देख करके ये कहा जाता है मेरी पार्कर फोलेट के बारे में कि मेरी पार्कर फोलेट
समय काल के हिसाब से तो क्लासिकल अप्रोच में शामिल होती हैं, लेकिन जो इनका जो मनोवैज्ञानिक जो सामाजिक विचारधारा थी उसको देखते हुए इनको मानवीय विचारधारा के साथ जोड़ा जाता है। और इसीलिए मेरी पार्कर फोलेट को एग्जाम में प्रश्न भी आता है, मेरी पार्कर फोलेट को क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के बीच की एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ हमारा विषय समाप्त होता है। अगला विषय हम लेंगे, वो लेंगे मानव संबंध विचारधारा। थैंक यू।